चलो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे शेयर कैपिटल का रिवीजन फटाफट 30 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ध्यान देने का। शेयर कैपिटल, शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी, है ना। बोथ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। शेयर्स की मीनिंग देख लेते हैं। शेयर मतलब क्या? 2 क्लॉज 84 क्या बोल रहा है? शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इंक्लूड स्टॉक दैट इज बंडल ऑफ शेयर्स। जब शेयर कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? शेयर्स। जो शेयर है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है क्योंकि वो स्टॉक को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, इंक्लूसिव डेफिनेशन। जब आप शेयर्स को मर्ज कर डालते हो एक बंडल में, उसे बोलते हैं स्टॉक। ठीक है जी, है ना। शेयर्स पहले इश्यू होंगे ओरिजिनली, फिर उसे स्टॉक में कन्वर्ट किया जाएगा, और जो स्टॉक से उसके रिकन्वर्ट कर दिया जा सकता है शेयर्स में। ठीक है, तो स्टॉक ओरिजिनली इशू नहीं होता है। पहले कौन इशू होता है? फुल शेयर्स होते हैं, फिर वो फुल्ली पेड अप होते हैं, फिर वो स्टॉक में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? फटाफट आ जाओ। दो प्रकार के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल बहुत सिंपल है, हम बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रेफरेंस शेयर समझ लेते हैं। जिसके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, किसको लेके? डिविडेंड को लेके, और किसको लेके? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल वाइंड अप के टाइम पर। ठीक है। इक्विटी शेयर क्या होते हैं? शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर नोन एज इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कितने प्रकार के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो हम लोग सेक्शन 43 बोलता है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल वोटिंग राइट्स, एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मतलब द राइट्स विच आर रिलेटेड टू डिविडेंड वोटिंग राइट्स और अदरवाइज। जैसे किसी को वोटिंग राइट्स कम मिल रहे हैं तो हो सकता है उसका रेट ऑफ डिविडेंड ज्यादा हो, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। बोलते इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की एक और एक्सप्लेनेशन है। बोलते हैं अगर कोई कंपनी है जो लिमिटेड बाय शेयर्स, शेयर कैपिटल वाली है ना, वो इक्विटी शेयर को इशू करेगी, बिल्कुल करेगी सर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होगा? जो लिमिटेड बाय, ये पार्ट ऑफ वो इशूड शेयर कैपिटल है जिस पर प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। किसको लेकर? डिविडेंड तो मिलेगा, जो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स बेटा, वो फ्री ऑफ इनकम टैक्स है। और रिपेमेंट भी होगा कब? आपके वाइंड अप के टाइम पर, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पर। क्लियर है क्या? तो उसके बाद वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है आप लोगों को? कैपिटल शुड बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वो सिंपल सा बोल रहा है, वो ये दो और कंडीशन दे रहा है कि डिविडेंड तो मिलेगा ही, डिविडेंड के अलावा जो राइट टू पार्टिसिपेट होता है सरप्लस प्रॉफिट में, वो भी उसे मिलेगा, जो उसे पहले एंटाइटल नहीं था। जो पहले उसे एंटाइटल नहीं है वो डिविडेंड पहले उसे मिलेगा, सरप्लस का हिस्सा पहले इक्विटी को मिलेगा, फिर इसको मिलेगा। ठीक है, बोलता है वाइंड अप के टाइम पर तो इनको अमाउंट मिलने वाला है। क्लियर है? क्लियर है? इट इज अ राइट टू पार्टिसिपेट विद फुल्ली और लिमिटेड एक्सटेंट विद कैपिटल नॉट एंटाइटल्ड टू। मतलब अगर कुछ सरप्लस बच गया एसेट बेचने के बाद, तो उसमें भी इनका अधिकार है, जो अधिकार पहले इनका नहीं था। ठीक है। इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, कंडीशन फॉर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर विद डीवीआर इंपॉर्टेंट है। रूल 4(1) क्या बोलता है? इट मे बी डीवीआर मतलब डिफरेंट वोटिंग राइट एज दे आर डिफरेंट एज पर द डिविडेंड, एज पर द वोटिंग राइट्स। इसकी कुछ कंडीशन है, फटाफट पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। सबसे पहले ये वाले शेयर अगर आपको इशू करने हैं तो आर्टिकल में ऑथराइजेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। इसके लिए क्या पास करना पड़ेगा आपको? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कौन सी मीटिंग में? जनरल मीटिंग में। बिल्कुल सर है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका? शेयर होल्डर का। जो वोटिंग राइट होंगे किसके? डीवीआर के। किसके? डीवीआर के। वो टोटल वोटिंग पावर का 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल वोटिंग पावर का मतलब क्या होता है? जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनका जितना भी टोटल वोटिंग पावर है, तो ये जो डीवीआर होंगे इनका मैक्सिमम वोटिंग कितना होगा? 74%। मैंने यहां पर लिख दिया हूं समझाने के लिए आपको। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर और डीवीआर में कितना लिखा है? जल्दी बोलो, डीवीआर कितना नहीं होना चाहिए? नॉट मोर देन 74% ऑफ टोटल, इनका टोटल। अब यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? न्यू इक्विटी शेयर, न्यू डीवीआर। यहाँ पर लिख दिया जो हमारे पास जो ऑलरेडी इक्विटी शेयर थे वो 5 लाख थे। ठीक है, उसके बाद में उनकी कीमत 10 रुपए, तो 50 लाख हो जाते हैं। नंबर ऑफ शेयर भूलना मत, 5 लाख। ठीक है, उसके बाद में 3 करोड़ के डीवीआर थे, 10 रुपए की वैल्यू थी, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 30 करोड़। इनको रेशियो मिला है 100:1, मतलब हर 100 शेयर पे एक शेयर फ्री मिलेगा, सॉरी वोटिंग मिलेंगे। फिर हम लोगों ने नॉर्मल का निकाले, 5 लाख का वोटिंग है उनके पास, 5 लाख शेयर से तो 5 लाख वोट। डीवीआर में क्या बोला उन्होंने? 100:1 बोला, तो 3 करोड़ शेयर डिवाइडेड बाय 100, टोटल कितना आ गया? 3 लाख आ गया। कितना आ गया? 3 लाख। तो 5 लाख प्लस 3 लाख कितना हो गया? टोटल 8 लाख। टोटल वोटिंग, टोटल मिला के, टोटल का, इसका डेफिनेटली 8 का जो 74% है वो डेफिनेटली 3 लाख से तो ज्यादा ही होगा, तो मतलब ये लेस देन 74% है। ये जो डीवीआर है ये टोटल 8 लाख का लेस देन 74% है, तो आप इशू कर सकते हो।
उसके बाद कंपनी को ये ओमिट हो चुका है, डी वाला पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि कंपनी ने किसी प्रकार की डिफॉल्ट नहीं की है फाइल करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फ्रॉम द 3 फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। कंपनी ने किसी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं किया रिगार्डिंग डिविडेंड टू shareholder, repayment to mutual deposit, redemption of preference share, redemption of debenture, है ना, नाउ के इंटरेस्ट को लेके कंपनी ने किसी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं किया इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, और कोई टर्म लोन में हमने गलती नहीं की है। किसको लेके? पीएफआई को लेके, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेके, कोई शेड्यूल बैंक को लेके। हमने किसी के लोन को भी डुबाया नहीं है ना, इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया है। अपने एम्प्लॉयज से रिलेटेड जितने भी फंड थे वो उन्हें वापस दे दिए हैं। कोई डिफॉल्ट है हम लोगों ने अगर तो वो डाल दिया है, कहां पर? आईपीएफ में डाल चुके हैं। कंपनी में इशू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट अपॉन एक्सपायरी ऑफ 5 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विद। अगर डिफॉल्ट किया है और अगर डीवीआर इशू करना चाहते हो तो डिफॉल्ट को 5 साल खत्म हो जाने दो, उसके बाद में डीवीआर इशू कर लेना। द कंपनी हैज नॉट पेनलाइज्ड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द आरबीआई। आपको बताना पड़ेगा कि कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी ऑर्डर पास नहीं हुआ है। किसके द्वारा? कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स के द्वारा। किसको लेके? किसी भी ऑफेंस को लेके जो किसके अंडर ऑफेंस है? आरबीआई के अंदर, सेबी के अंदर और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर और फेमा के अंदर। 3 साल में ऐसी कोई केसेस हमारे पर दाखिल नहीं हुए हैं, ना हमारे पर कोई ऐसा ऑर्डर पास हुआ है। आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी डालना पड़ेगा, इलेक्शन नोटिस के साथ में उसको अटैच करना पड़ेगा, है ना, जनरल मीटिंग में, पोस्टल बैलेट में, लिस्टेड कंपनी वाली अगर होगी, और बताने पड़ेंगे क्यों और काय को, कितना बड़ा उसका साइज है और क्या उनकी डिटेल्स है। फिर रिस्ट्रिक्शंस और कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर विद, बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स इनटू इक्विटी शेयर कैरी डिफरेंशियल वोटिंग राइट। मगर जो इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट्स है उन्हें आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस बात का जिक्र आपको बोर्ड रिपोर्ट में देना पड़ेगा। कहाँ रखी जाती है बोर्ड रिपोर्ट? फाइनेंशियल ईयर के एंड में। राइट टू द होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर, इनके राइट्स क्या है? इनके राइट्स है कि ये लोग अदर राइट, जैसे बोनस मिल सकता है, राइट मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है इनको भी, जैसे अदर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। पर्टिकुलर्स मेंटेन से मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर आपको मेंटेन करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 88 जो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाता है। समझा? नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ शेयर सेक्शन 46, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर सेक्शन 46 सिंपल सा फंडा है। अगर कंपनी ने फिजिकल फॉर्म में शेयर इशू की, कौन से फॉर्म में? फिजिकल फॉर्म में शेयर इशू की, तो सर किस कोई भी अगर आपको चैलेंज करता है कि क्या है आपकी ओनरशिप, तो आप तुरंत बताओगे कि भैया ये मेरा प्राइमा फेसी एविडेंस है, यही मेरा टाइटल है, इसी के थ्रू मैं प्रूफ कर पाऊंगा कि कंपनी के शेयर मेरे पास में है। कंपनी ने इसको इशू की है कॉमन सील लगाकर, सिंपल है क्या? कॉमन सील लगाकर, या फिर अगर कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर की सिग्नेचर है। बिल्कुल सर है। अगर 2 डायरेक्टर की सिग्नेचर भी नहीं है तो 1 डायरेक्टर की और कंपनी सेक्रेटरी की सिग्नेचर है। समझ में आ रहा है कि अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो अगर वो भी नहीं है तो कोई दूसरा ऑफिसर भी अपॉइंट किया जा सकता है। 3 तरीके से है। पहला कॉमन सील नहीं तो 2 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर नहीं तो 1 डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी साथ में अगर अपॉइंटेड है। 46(2) क्या बोल रहा है? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। अगर आपने प्रूफ कर दिया एज शेयर होल्डर कि वो गुम गया, वो डिस्ट्रॉयड हो गया, वो डिफेस्ड हो गया, वो म्यूटिलेटेड हो गया, वो फट गया, मैं कंपनी को सरेंडर कर रहा हूँ, ये कंडीशन अलग है, ये कंडीशन अलग है। अगर वो डिफेस्ड हो चुका है, अगर वो म्यूटिलेटेड हो चुका है, वो टॉर्न हो चुका है, तो आप सरेंडर करो, वो दिख रहा है ना, पहले खराब है बट दिख रहा है। बट अगर वो घूम चुका है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इसकी कंडीशन अलग होगी। इसमें आपको मिलेगा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, इस कंडीशन में आपको मिलेगा रिन्यू शेयर सर्टिफिकेट है। ठीक है। और कंपनी जब घूम जाता है तो 3 महीने के अंदर आपको इश्यू करेगी, अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो 15 दिन में करेगी, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए जरूरत पड़ती है। किस तरीके से इश्यू करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और जो भी डिटेल्स होगी किससे रिलेटेड, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ शेयर से रिलेटेड या डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड, वो सब आपको अपने रजिस्टर मेंबर में डालनी पड़ेगी। अगर डिपॉजिटरी फॉर्म में शेयर्स को हेल्ड किया गया मतलब एनएसडीएल और सीडीएसएल के द्वारा, तो वो आपका प्राइमरी फेसी एविडेंस है, फिर आपको अलग से अपना फिजिकल सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कंपनी ने इनिशियली ही आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू की, इनिशियली मतलब इनिशियली ओरिजिनल दी नहीं, आपको डिफ्रॉड करने के लिए, तो 46(5) क्या बोल रहा है? कंपनी का इरादा अगर था तो कंपनी को फाइन लगेगा, जो नॉट लेस देन कम से कम 5 टाइम्स होगा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ठीक है। और ये एक्सटेंड हो सकता है 10 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, और 10 करोड़ विच एवर इज हायर। हायर है भैया, हायर। और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हुज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447। समझा? अरे बोलो यार, क्लियर हो गई ना यहाँ पर चीज आपको? ठीक है। ये जितने भी रूल्स पड़े, ये डीमैट में अलाउ नहीं, क्योंकि वहां सब फिजिकल है, वहां सब इलेक्ट्रॉनिक है, इस पे अलाउ नहीं। ये मैंने आपको पढ़ाया ना, इंपॉर्टेंट है ऊपर जो पढ़ाया जितनी भी चीजें। अब आ जाओ आप लोग, डीमेटेरियलाइजेशन अपन पढ़ चुके हैं। लिस्टेड कंपनियां जितनी भी होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने शेयर्स को आजकल इशू कर रही हैं डीमेट के थ्रू में। सिंपल है सर, रूल 9A क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इशू द सिक्योरिटी ओनली इन डीमेट फॉर्म। अनलिस्टेड भी हो तो डीमेट फॉर्म में इशू करो, और अपने जो भी तुम्हारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनको भी कन्वर्ट करने के लिए बोलो। एवरी होल्डर, जितने भी होल्डर है किसके? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के, प्लीज वो हु इंटेंड टू, जो अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं, प्लीज 2 अक्टूबर 2 मतलब 2
2 अक्टूबर 2018 या उसके बाद उनको अपने सिक्योरिटीज को डीमैट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा ट्रांसफर करने से पहले। और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं किसकी सिक्योरिटी में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की सिक्योरिटीज में ना, किस रूप में कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, बोनस के रूप में, राइट इश्यू के रूप में, कब कर रहे हैं, ऑन और आफ्टर 2 अक्टूबर 2018 उन्हें भी अपनी सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन करने के पहले, ऊपर बेचने के पहले, नीचे सब्सक्रिप्शन के पहले। रूल 9A क्या कहने की कोशिश कर रहा है, नॉट अप्लाई टू अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जो एक निजी कंपनी है, जो एक सरकारी कंपनी है, इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, या फिर एक होल्डी ओन सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। और ये रूल प्राइवेट कंपनी पर भी नेसेसरी नहीं है ना। दो डिपॉजिटरी एनएसडीएल और सीडीएसएल भूलना नहीं है ना। इनके अंदर बहुत सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स काम करते हैं जिनको हम बैंक बोलते हैं, उनके थ्रू हम लोग अपने अकाउंट को खोलते हैं, उनको बेनिफिशियल ओनर बोला जाता है, ठीक है। तो जो बैंकिंग कंपनी होंगी वहां पर एक बहुत सिंपल है कि वहां पर आरबीआई ही अपने सर्टिफिकेट्स इशू कर देगा, वहां कोई चिंता की बात नहीं, आरबीआई पूरे काम कर देगा डिपॉजिटरी के। अब आ जाओ वोटिंग राइट्स और वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स, 47 48 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वोटिंग राइट्स 47 क्या बोल रहा है वोटिंग राइट्स को लेके, हर मेंबर जो लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी का है, जिसके पास इक्विटी शेयर होल्डर है, उसके पास राइट टू वोट है हर रिजोल्यूशन पर जो कहां पर रखा जाएगा, कंपनी के द्वारा, है ना। उसके पास एक और राइट है कि वो पोलिंग में भी वोट कर सकता है, उसके शेयर के आधार पर, 1 शेयर 1 वोट वहां पर चलता है बिड ऑफ शेयर कैपिटल के आधार पर। फिर वोटिंग राइट ऑफ मेंबर्स होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सर इनके ऊपर, सर लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी 47 टू वो 47 1 था, इनके ऊपर नॉर्मली वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं सर, ये तभी वोट करेंगे जब इनके राइट्स का इफेक्ट होगा। ये तभी वोट करेंगे जब कंपनी क्या होने वाली है, वाइंड अप होने वाली, क्या होने वाली है, वाइंड अप होने वाली है, या फिर इनके शेयर्स को रिड्यूस किया जा रहा है, मतलब वापस इनसे खरीदा जा रहा है, तभी ये वोट करते हैं। तो नॉर्मली ये वोट नहीं करते, इनके वोटिंग राइट भी, और क्या लिखा, ये तभी वोट कर सकते हैं पोलिंग में। Proportion of voting right according to first provision of 47(2), the proportion of voting right of equity share to the voting rights of preference share shall be in the same proportion as the paid up share capital। जो वोटिंग राइट से इक्विटी शेयर होल्डर को मिले वही प्रेफरेंस को मिलेंगे, कब, बोल लो जल्दी, वैसे तो नहीं होते ना वोटिंग राइट्स, तो नहीं होते, तो इसके प्रोविजन पढ़ रहे हैं ना हम लोग भाई, नॉर्मली क्या पढ़ रहा, नहीं होते, तो ये प्रोविजन तो हुआ ना, एक्सेप्शन हुआ है। फिर जिस तरीके से इक्विटी को मिलेंगे उसी तरीके से प्रेफरेंस को भी मिलेंगे अगर उनका इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ तो। कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर आपने उन लोगों को मतलब कंटिन्यू 2 साल तक डिविडेंड नहीं दिया, 2 साल या 2 साल से ज्यादा, तो वो लोग राइट टू वोट मतलब मीटिंग करके आपके खिलाफ वोटिंग पास करेंगे, वोट करके आपके खिलाफ मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है। इट इज क्लियर इन केस ऑफ इक्विटी शेयर अदर देन इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, इनको छोड़ दो, इनको भगा दो, बोलता है ईच शेयर होल्डर, जितने भी इक्विटी शेयर है, नॉर्मल इक्विटी शेयर है, वो वोट किसी भी रेजोल्यूशन पर वोट करेंगे जो कहां पर रखा जाएगा, कंपनी के द्वारा, कब, एनुअल जनरल मीटिंग में या किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। और इनका वोट कैसे काउंट होगा, एज पर देयर पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, क्लियर है। ये तभी तभी वोट करेंगे, जल्दी बोलो, जब इनका इंटरेस्ट अफेक्ट होगा, वोटिंग राइट्स को चेंज किया जाए, सॉरी इनके डिविडेंड्स को चेंज किया जाएगा, या इन्हें 2 साल तक डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, तभी ये वोट करते हैं, क्लियर। वेरिएशन सेक्शन 48, क्या कंपनी इनके राइट्स को वेराई कर सकती है, क्या इनसे बिना पूछे कर सकती है, नहीं, देखते समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 48 बोलता है जो शेयर कैपिटल वाली कंपनी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के शेयर्स है, उनके बहुत सारे राइट्स अटैच है, अगर आप उन राइट्स को वेराई करना चाहते हो, आपको कौन से कंसेंट में, राइटिंग में कंसेंट लेनी पड़ेगी, और कितने लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी, शेयर होल्डर से कम नॉट लेस देन 3/4 मतलब 75% ऑफ शेयर होल्डर से आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा सेपरेट मीटिंग में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बड़े बोलो यस सर। इफ प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सच वेरिएशन इज कंटेंट, अगर मेमोरेंडम में और आर्टिकल में उसके प्रोविजन लिखे हुए तो बहुत अच्छी बात है, लिख देना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, ओके। आगे, इन द अब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन, अगर आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल में उसका जिक्र नहीं किया, इफ सच वेरिएशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ दैट सब क्लास, है ना, ठीक है, क्लियर है। इफ द सच वेरिएशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द टर्म्स ऑफ इश्यू, फिर इश्यू ऑफ शेयर्स की जो कंपनी एक्ट की प्रोविजन होगी उसमें भी इसका वेरिएशन आपको रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हम जो भी वेरिएशन ला रहे हैं उसका जिक्र हमने मेमोरेंडम आर्टिकल में ऑलरेडी पहले से कर दिया था, अगर आर्टिकल मेमोरेंडम में नहीं किया तो कंपनी एक्ट ने हमको अलाउ किया कि आप ऐसा कर सकते हैं। बोल रहा है इफ वेरिएशन बाय वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर अफेक्ट, एक के शेयर होल्डर राइट के शेयर होल्डर्स को राइट को अफेक्ट कर रहा है ना, एक का वेरिएशन दूसरे के राइट को अफेक्ट कर रहा है, लिखा है द कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ सच अदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर आल्सो बी ऑब्टेन्ड एंड प्रोविजन ऑफ द सेक्शन विल अप्लाई टू सच वेरिएशन, है ना। एक शेयर होल्डर है, इनका ग्रुप है, इनके ग्रुप से अगर इनके को पड़ रहा है तो इनसे भी पूछो कि तुम्हारे लोगों को ये जो अफेक्ट पड़ रहा है क्या तुम भी रेडी हो इस अफेक्शन के लिए,
नो कंसेंट फॉर वेरिएशन। 48(2) क्या बोल रहा है, अगर 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 जितना परसेंट हमने ऊपर बोला, क्या लिखा है, वेयर द होल्डर ऑफ नॉट लेस देन 10%, कम से कम 10% के शेयर तो उनके पास में है, वो लोग कंसेंट नहीं दे रहे किसको, वेरिएशन को लेके, उनको बोलना है कि हमारे को स्पेशल रेजोल्यूशन को पास नहीं करना, हमको ये वेरिएशन मंजूर नहीं है, तो वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं उस वेरिएशन को कैंसिल कराने के लिए, है ना। वेरिएशन शेल नॉट अफेक्ट जब तक कि ट्रिब्यूनल कंफर्म ना करते हैं, ठीक है। Application to tribunal. An application under this section made within 21 days after the written consent given. जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ ना, जिस दिन आपने अपने कंसेंट दी, 21 दिन के अंदर आप इसका विरोध कर सकते हैं, जा सकते हैं किसके पास में, ट्रिब्यूनल के पास में, राइटिंग के साथ में। ट्रिब्यूनल का जो भी जजमेंट होगा वो शेयर होल्डर्स पर बाइंडिंग होगा, और उसकी एक कॉपी आपको रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या वेरिएशन अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है, मगर 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 कम से कम 3/4 लोगों का राजी होना जरूरी है। स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन। उस वेरिएशन का जो जिक्र है आपको मेमोरेंडम आर्टिकल में देना पड़ता है, अगर वहां नहीं है तो आपके टर्म प्रोहिबिटेड टर्म्स नहीं होने चाहिए, मतलब कम्युनिटीज एक्ट ने आपको अलाउ किया है। एक शेयर होल्डर के राइट अगर दूसरे शेयर होल्डर के राइट्स को अफेक्ट कर रहा है, तो दूसरे शेयर होल्डर के कम से कम 3/4 की कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी। उन्होंने अगर कंसेंट नहीं दिया तो वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं वेरिएशन को कैंसिल कराने के लिए, और वो लोग रेजोल्यूशन पास होने के बाद या कंसेंट देने के बाद में 21 दिन के अंदर आप विरोध कर सकते हैं किसके पास में, ट्रिब्यूनल के पास जाके। कॉल्स इन एडवांस एंड इंसिडेंटल मैटर्स 49 to 51। जब शेयर्स पार्टली पेड अप होते हैं, कंपनी उनको कॉल करती है, बोलती है रिमेनिंग अमाउंट को पे करो, उसी को बोलते हैं कॉल्ड अप। बिल्कुल सर, 49 क्या बोल रहा है, ये यूनिफॉर्मली मेड किए जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर होल्डर के लिए, सबके लिए समान होगा, और ये नॉमिनल वैल्यू पर होता है। जो आपका पेड अप कैपिटल नहीं मिला उसी को मांगा जाएगा। कॉल्स इन एडवांस क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, कंपनी अगर आर्टिकल में लिखा है एक्सेप्ट फ्रॉम एनी मेंबर, या तो पूरा या उसका कोई पार्ट, किसका पार्ट, रिमेनिंग अनपेड का, किस पर, शेयर पर, है ना। इवन इफ नो पार्ट ऑफ दैट अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप, हमने मांगा नहीं था बट आपने खुद दे दिया क्योंकि आर्टिकल में लिखा था, कोई देगा तो ले लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसे क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस। मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल हैव नो वोटिंग राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस अमाउंट। तुमने खुद से पैसे दिए, उसके वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे तुमको, तुमने खुद से पहले, जब तक कि हम खुद दूसरा कॉल तुमसे बुलाना ले, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 51 द कंपनी इज परमिटेड टू पे डिविडेंड्स इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अपॉन ईच शेयर्स इफ ऑथराइज्ड। अगर आर्टिकल में लिखा होगा तो दे देना डिविडेंड्स, मगर 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 वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। आर्टिकल में लिखा होगा तो डिविडेंड दे देना एडवांस कॉल पर। दूसरी बात वही, एडवांस पेमेंट अगर आपने दिए तो उससे आपके वोटिंग राइट नहीं बढ़ेंगे, बट अगर डिले करोगे तो वोटिंग राइट कम हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है बट काम आता है, ठीक है। दिस एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई, तुरंत यहां से पढ़ेंगे। अगर कंपनी ने फेस वैल्यू से ज्यादा में शेयर्स को इशू किया, और वो जो प्रीमियम वाला अमाउंट है, वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है, उसी को हम प्रीमियम कहते हैं। वो लॉजिक समझ रहे हैं ना। अगर फेस वैल्यू से कम में किया तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। अगर फेस वैल्यू से हमने ज्यादा में किया है तो उसे कहाँ जमा करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जमा करेंगे। सर अब कंपनी के शेड्यूल बैंक में होगा, वो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेटा, है ना। इसका एप्लीकेशन, वो जो अमाउंट वहां रखा है उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा, बहुत ईजी है। ये रखा हुआ पैसा, इश्यू ऑफ अनइश्यूड शेयर, जो शेयर इश्यू नहीं किए थे वो करो, वहां पर दो, उन लोगों को बोनस दे दो, बोनस आपका खर्चा है। आपके जो एक्सपेंसेस है वहां पर राइट ऑफ करो। आपके जो एक्सपेंसेस है किससे रिलेटेड, आपने कमीशन दिया अंडर राइटर को, आपने डिस्काउंट अलाउड किए शेयर और डिबेंचर्स, वो राइट ऑफ करो। आपने कोई प्रीमियम पेबल दिया किसको, रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 20 साल 30 साल बाद अगर 10 साल बाद रिडीम हो रहे तो प्रीमियम देना पड़ेगा ना, वो यहां से जाएगा। या फिर आप अपने ही शेयर्स को बाय बैक कर रहे हो, सेक्शन 68 में 5 कंडीशन है, बोलो बोलो बोलो। अनइश्यूड शेयर्स, जल्दी बोलो, इश्यूड ऑफ अनइश्यूड शेयर्स, आपने बोनस इशू किया अपने मेंबर्स को, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, तो बोनस का पैसा कहां से जाएगा, सिक्योरिटी से। एक्सपेंसेस की राइट ऑफिंग कहां से होगी, सिक्योरिटी से। जो कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड है अंडर राइटर्स को कहां से जाएंगे, सिक्योरिटी से। तो प्रीमियम आप दे रहे हो किसको, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को या फिर डिबेंचर्स को, कहां से जाएगा, सिक्योरिटी से। और अपने शेयर्स खरीदने का अमाउंट भी कहां से जाएगा, सिक्योरिटी से। फिर आगे क्या बोल रहा है, कौन सी कंपनियां हैं जो अप्लाई कर सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को, सच क्लास ऑफ कंपनीज में भी प्रिस्क्राइब ऑफ उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बराबर कंप्लीट किया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एज पर सेक्शन 133। वो लोग बराबर 3 तरीके से बोल रहे हैं कि 5 कंडीशन फॉलो करने की जरूरत नहीं, 3 चीजें, ये भी बोनस दे देंगी या एक्सपेंसेस इशू कर देंगे या फिर बायबैक, 2 कंडीशन हटा दिया उसमें से, ठीक है। ये क्लास ऑफ कंपनीज है जो 133 को फॉलो कर रही है। प्रोहिबिशन, डिस्काउंट नहीं इशू कर सकते आप, बिल्कुल नहीं कर सकते सर, पब्लिक को नहीं कर सकते, बट किसको कर सकते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है। डिस्काउंट से भी इनको इशू किया जाएगा,
ठीक है, बोलता कंपनी में इशू शेयर एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर। जहां पर डेप्ट काय में कन्वर्ट हो रही है, शेयर्स में, है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन प्लान बनाना पड़ेगा, एक स्कीम बनानी पड़ेगी। किसके गाइडलाइंस के हिसाब से, स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, एज पर आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन 1949। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने क्रेडिटर को इशू कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं उनके डेप्ट कन्वर्ट हो जाए शेयर्स में, मगर स्कीम आपको देना पड़ेगा कि डिस्काउंट में देना पड़ेगा। बट अगर कंपनी ने सेक्शन 53 को नहीं फॉलो की, तो कंपनी का हर व्यक्ति और कंपनी का हर ऑफिसर जो भी उसमें इन्वॉल्व था, उनको बोलो 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 कितना पेनल्टी लगेगा, एक्सटेंड टू अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट रेज थ्रू इशू ऑफ शेयर्स एंड डिस्काउंट। जितना पैसा लिया उतना वापस कर, या फिर 5 लाख रुपए, विच एवर इज लेस। इंटरेस्ट के साथ वापस करने का 12% का इंटरेस्ट लगेगा। आपको समझ में आया क्या? बिल्कुल आया सर। स्वेट इक्विटी शेयर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिल्कुल सर। किसको इशू किया जाता है? बहुत इजी है, बहुत इजी है सर। ये इशू किया जाएगा हमारे डायरेक्टर को या फिर हमारे एम्प्लॉयज को, काय में, डिस्काउंट में, और फॉर कंसिडरेशन। पैसा नहीं भी दे रहे हो तो पैसे के अलावा कुछ एसेट्स वेसेट्स दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनके पास में स्किल्स है। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनके पास में, बताओ बताओ बताओ, ऐसे ऐसे अधिक ऐसी चीजें हैं जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, वो हमारे को वैल्यू एडिशन कर रही है कंपनी में। भूलने का बस जरूरत नहीं है। 54 क्या बोल रहा है? कंडीशन पहले, सबसे पहले अगर आपको स्वेट इक्विटी इशू करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा सर। स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या लिखेंगे? कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, उनका करंट क्या मार्केट प्राइस है, क्या कंसिडरेशन है, अगर कुछ ले रहे हो तो क्या है, कौन से क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स है, कौन से एम्प्लॉयज है। सिंपल है। आगे बोल रहा है अगर 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 इक्विटी शेयर लिस्टेड है कहां पर? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। तो स्वेट इक्विटी की जो आप जो इशू करोगे वो सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको करना पड़ेगा, रूलेट के हिसाब से। सर मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय का मतलब, कौन से एम्प्लॉय की बात हो रही है? परमानेंट एम्प्लॉय जो इंडिया में काम कर रहा है या इंडिया के बाहर काम कर रहा है। कौन से डायरेक्टर की बात कर रही है? जो कंपनी के, बोलो चलिए बोलो, जो होल टाइम डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है या होल टाइम डायरेक्टर नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम्प्लॉय और डायरेक्टर जो क्लॉज ए और क्लॉज बी में डिफाइन किया गया, कहां पर काम कर रहे हैं वो लोग? सब्सिडरी में, जो इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, या होल्डिंग में। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होगा? जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला है, अपनी नो हाउ से, अपनी स्किल से, अपने एक्सपर्ट से। सिंपल है सर। आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को स्ट्रॉन्ग करने वाला है, आपको पेटेंट्स देगा, आपको कॉपीराइट्स देगा, इस तरीके से आपको इन्वॉल्व करेगा, आगे बढ़ाएगा। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो कंसिडरेशन आप उससे ले रहे हो वो रेम्यूनरेशन का हिस्सा नहीं है। आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। 12 महीने से ज्यादा का उसका वैलिडिटी नहीं है। बिल्कुल सर। कितना इशू करेंगे? कंपनी शेल नॉट इशू इक्विटी शेयर फॉर मोर देन 15% ऑफ एग्जिस्टिंग। जितना भी पेटअप आपको, उसका 15% से ज्यादा आपको इनको इशू नहीं करना है, या 5 करोड़, विच एवर इज हाइयर। मुझे लगता है 15% वाला ही रेशो आएगा, क्योंकि पेटअप काफी होता है कंपनियों का। उसके बाद क्या बोलता है? शेल नॉट एक्सीड, और एक बार में 15%, ओवरऑल में 25% से ज्यादा इशू नहीं करना है। फिर क्या बोल रहा है भैया? कुछ आगे ला दिया उसने। क्या ला दिया सर? 19 फरवरी 2019 को इशू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल डेट क्या बोलती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, और अपने टोटल बिडअप के 50%। 15 एक बार में नॉर्मल कंपनियों के लिए है भैया, ओवरऑल में 25 है, और गवर्नमेंट कंपनी को तो दे ही कितना दिया, 50। कब कब है ना? पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 10 years from the date of its incorporation register। जब कंपनी बनी है ना, तो अगर 10 साल हो चुके हैं कंपनी को, तो 50% से ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा आप सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे। लॉकिंग पीरियड कितना है? 3 साल। लिए हो तो बेच नहीं सकते अगले 3 साल तक। इनके वैल्यूएशन कौन डिसाइड करेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। जस्टिफाइड करनी पड़ेगी क्यों इतने में बेच रहे हो इन लोगों को, क्यों इनसे इतना पैसा ले रहे हो। ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वैल्यू है, जो इनकी स्किल्स की वैल्यू है, ये भी तो कोई निकालेगा ना, कि किन लोगों को शेयर दिया जा रहा है, ये लोग क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं भैया, उनकी भी तो वैल्यू निकाली जाएगी बोर्ड रिपोर्ट में। को उसको ट्रीटमेंट पब्लिश करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। आपने उनसे कैश तो नहीं लिया, आपने उनसे कैश तो नहीं लिया, तो उसको कहां डालोगे? डेफिनेटली आपने उनसे जो लिया उसकी वैल्यू, आप सिंपल 5 लाख के शेयर दे रहे हो, तो आपको उनकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी ना। क्या ये एम्प्लॉय मेरे को 5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? बिल्कुल करेगा सर। अगर मैंने उनसे नॉन कैश कंसिडरेशन लिया है, किस रूप में? डेप्रिशिएबल एसेट्स के रूप में, फिजिकल एसेट्स के रूप में, इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में चले जाएगा। और अगर मैंने ऊपर वाली चीजें नहीं ली हैं, तो जो भी पैसा लूंगा वो मेरे एक्सपेंस हो जाएंगे। बिल्कुल सही है सर। डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे डायरेक्टर रिपोर्ट में, बिल्कुल दे देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, SS3 में बिल्कुल कर लेंगे सर। रजिस्टर्ड ऑफिस में रख देंगे कंपनी में उठा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके जो राइट्स है वो अदर इक्विटी शेयर होल्डर से पेनी पासू रहेंगे, सिमिलर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। कितने टाइप्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के? क्यूमुलेटिव, इस साल नहीं मिला तो अगले साल, 2 साल। नॉन क्यूमुलेटिव, इस साल नहीं मिला तो अगले साल भी नहीं मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग, डिविडेंड में मिलेगा, सरप्लस प्रॉफिट का हिस्सा में मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग, सिर्फ डिविडेंड मिलेगा बेटा, सरप्लस में कुछ नहीं मिलेगा।
ठीक है, कन्वर्टेबल जो आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में, उसके लिए आपको रिजर्व बनाने की जरूरत भी नहीं है। रिडीमेबल जो एक समय के बाद 20 साल में रिडीम हो जाएगा। 20 साल से ज्यादा के लिए कौन सी कंपनी इशू कर सकती है सर? उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जो मैक्सिमम 30 साल के लिए इशू करती है। 21st ईयर से आपको 10% प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना पड़ता है। समझ में आया क्या? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। मैक्सिमम कितना है? 20 ईयर से सर, इससे ज्यादा नहीं करने का है, बिल्कुल नहीं करने का है, नहीं करेंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होगी तो मैक्सिमम 3 साल के लिए। दूसरी बात क्या बोल रहा है? रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कंडीशन ऑफ नो डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू रूल 9(1). अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इतने सारे प्रिविलेज है तो शेयर होल्डर से पूछना तो पड़ेगा। कौन सी मीटिंग में? जनरल मीटिंग में। दूसरी बात, एट द सेम टाइम ऑफ इशूइंग प्रेफरेंस शेयर, कंपनी को ने किसी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। किसको लेके? पुराने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को लेके। नहीं, इस एक्ट में ना, पुराने एक्ट में ना, उनके डिविडेंड को लेके। रूल 9 के इफ अ कंपनी इशू प्रेफरेंस शेयर्स, तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 88, उसके रिलेटेड है। मैंने बता दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो 30 साल, 21st ईयर से 10-10 साल, प्रोपोर्शनेटली 10-10% आप अमाउंट वापस करते जाए लोगों को। आप सिर्फ प्रॉफिट से ही दें इनको रिडम्पशन, इनका कहीं और से ना दें। ठीक है, या फिर फ्रेश इशू कर दें, नए वाले को इशू करके पुराने वाले के पैसे वापस कर दो। ठीक है। दूसरी बात, वेयर सच शेयर्स आर प्रपोज टू बी रिडीम आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, आउट ऑफ सच प्रॉफिट्स बी ट्रांसफर टू, बोलो अगर बोलो वो जो प्रॉफिट है, अगर आपको ऐसा लगता है उस साल नहीं रहा, जिस साल रिडीम करना है, तो रिजर्व बना लो ना। उस रिजर्व को क्या बोलते हो? CRR। दिक्कत नहीं होगी रिडम्पशन के टाइम पर। और इससे क्या होगा? आपको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सर बिल्कुल, बहुत इजी है भाई साहब। क्या बोला आपको? समझा? बोलता है हर साल प्रॉफिट होने की गारंटी नहीं है, तो जिस साल भी प्रॉफिट हो रहा है वहां से एक CRR अकाउंट बना के वहां पर पैसे ट्रांसफर कर दे, रिडम्पशन के टाइम पर उसको यूज कर लेना। बोलते हैं कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज होती है ना, वो रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम अमाउंट देती है। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कितने में खरीदे थे? उससे ज्यादा। कहां से देंगे? हमेशा प्रॉफिट से ही देंगी सर। या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से भी दे सकती है, अपन ने पढ़ा था। इशू ऑफ फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इफ अ कंपनी इज अनेबल टू रिडीम एग्जिस्टिंग ऑन प्लेटफॉर्म। तो पुराने वाले तो रिडीम किए नहीं हो और आगे करना चाहते हो, ये क्या बात होती है? बोलता है अगर कंपनी इज नॉट इन ए पोजीशन टू रिडीम एनी प्रेफरेंस शेयर्स और टू पे डिविडेंड, ना साले तुम दे पा रहे हो ना उनको डिविडेंड दे पा रहे हो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है मेरे भाई? तो अगर बोलता तुमको नए वाले इशू करना है तो पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी। किनसे? बोलो पुराने वाले से। कितना? 3/4। उनसे तो पूछो। तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे भाई लेके आ रहे हैं हम बाहर से, तुम्हारे जैसे, तो बोलता है हमारे पैसे तो दिए नहीं, तो पहले हमसे पूछ। और एंड में लिखा है आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा ट्रिब्यूनल से। ठीक है, अगर किसी ने पिटीशन फाइल किया तो। और इशू करो आप फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर इक्वल टू द अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग द डिविडेंड देयर ऑन। उतने इशू करना जितने पुराने वाले के पैसे बाकी, उससे ज्यादा के नहीं करना है, उतने इशू करना। समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया सर। और जो लोग एग्री नहीं कर रहे हैं प्लीज उनको पैसा दे दें आप। जो लोग एग्री नहीं कर रहे हैं प्लीज उनको पैसा दे दें आप। ठीक है, अनेबल्ड ए कंसेंट अप्रूवल ट्रिब्यूनल इशू कर लो, जितना अमाउंट ड्यू होता है उतना ही करना नए वाले को भी, और जो डिसेंट है उनको पैसा वापस कर दो। CRR अमाउंट यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं सर। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन बहुत इजी है, बहुत इजी है। 56 क्या बोल रहा है? ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। सर बहुत इजी है ना, बिल्कुल सर। एक बोलता है कंपनी जब तक के रजिस्टर नहीं करेगी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को, बोलो ना भाई, और द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर इन द कंपनी इन केस ऑफ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल। जब तक कि आप क्या ना फाइल कर दो कंपनी के पास में एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, इसमें प्रॉपर स्टैम्प, प्रॉपर डेटेड, प्रॉपर एग्जीक्यूटेड हो, किसके बिहाफ में? ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बिहाफ में। ठीक है। अरे बोलो ना भाई, और अगर वो दोनों डीमैट के थ्रू है तो इनके थ्रू काम हो जाएगा। ठीक है। यस सर, बिल्कुल ठीक है। आप डिलीवर्ड कर दो किसको? कंपनी को। कौन को डिलीवर्ड करने की बात कर रहा है? इन दोनों में से कोई भी डिलीवर्ड कर दो। क्या? एग्जीक्यूशन करने के साथ, मतलब आपने जब एग्जीक्यूट किया, फॉर्म भरा ना, तो फॉर्म भरने के 60 दिन के अंदर हमारे पास भी पहुंचा दो। ठीक है। सर्टिफिकेट भी भेज देना साथ में, सर्टिफिकेट नहीं होगा तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी भेज देना। समझे क्या? अगर वो घूम गया, इंस्ट्रूमेंट घूम गया या डिलीवर्ड नहीं हुआ, और अगर वो घूम गया या वो डिलीवर्ड नहीं हुआ विद इन गिवन टाइम 60 दिन के अंदर, तो कंपनी रजिस्टर कर देगी, है ना, ट्रांसफर को। कैसे? बोलता है आपको पहुंचना चाहिए था ये बराबर एड्रेस कितने दिन के अंदर।
बट और कंपनी से क्या और क्या मांग रहा है कंपनी आपको साले सर्टिफिकेट भी दे और लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी दे। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो तभी तो मैं ट्रांसफर करूंगा। और घूम गया तो फिर तो नया वाला इशू करेंगे तो इंडेमनिटी दे, पैसा दे हमको वापस। बोलते इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बॉन्ड। गवर्नमेंट कंपनी अगर बॉन्ड इशू कर रही है तो ठीक है। अगर एक इंटीमेशन भी दे दिया ना किसने, अपना नाम देके अपना एड्रेस ऑक्यूपेशन देके, वही काफी है, वही इंस्ट्रूमेंट के बराबर है। तो ये जो रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है। फिर क्या बोल रहा है 56(1), द पावर ऑफ कंपनी टू रजिस्टर शेयर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रोविजन कंटेंट इन 56(1। मतलब कंपनी के पास पावर है कि वो ट्रांसफर को रजिस्टर करे अगर उसको इंटीमेशन भी आ गया। वो लोग किसको लेके, अरे बोलो ना भाई, सिर्फ इंटीमेशन भी आ गया अगर ट्रांसमिशन में क्या होता है सर। सर ट्रांसमिशन में ना डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है ना, इंसेन हो जाता है। तो अगर इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिशियल रिसीवर्स भी आपको सिर्फ इंटीमेट भी कर देना उतना ही काफी है। तो वहां पर आपको ये सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब यही होता है। प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड शेयर्स। अरे अरे पैसा बाकी है, कॉल आपके भी बाकी है। और डेफिनेटली तू अकेले बेचना चाह रहा है शेयर्स को ना, तो कंपनी क्या करेगी, बोलेगी भाई ट्रांसफर से भी तो पूछ लेते। बोलती जब तक मैं रजिस्टर्ड नहीं करूंगी, जब तक मैं नोटिस ना दे दूं किसको, ट्रांसफर को, और उससे क्या ना ले लूं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 2 हफ्ते के अंदर। अगर उसने बोला मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पार्टली पेड शेयर्स खरीदने को रेडी हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपको दे देंगे। कंपनी जब तक रजिस्टर्ड नहीं करेगी ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड शेयर, जब तक कंपनी नोटिस ना भेज दे फॉर्म नंबर SS5 में किसको, ट्रांसफर क्या नहीं दे, नो ऑब्जेक्शन कितने हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर। टाइम पीरियड बहुत इजी है। जब आप कंपनी के नए नए मेंबर बने थे 2 महीने में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर जब आपने कंपनी से IPO FPO में खरीदा था तब भी 2 महीने में मिल जाएगा आपको। जब आपने ट्रांसफर ट्रांसमिशन में शेयर्स की वो बात की तो 1 महीने में मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो इंस्ट्रूमेंट सबमिट कर दो काय में ट्रांसफर में, या इंटीमेशन दे दो काय में ट्रांसमिशन में। और डिबेंचर में 6 महीने में सर्टिफिकेट मिलता है। और अगर डिपॉजिटरी फॉर्म में हो तो कंपनी इंटीमेट भी कर देती है सिर्फ किसको, डिपॉजिटरी को, तो वो अपने आप अलॉटमेंट्स और ट्रांसफर हो जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द डिजीज पर्सन बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव 56 क्या बोल रहा है, अगर ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी या अदर इंटरेस्ट जो है डिजीज पर्सन मरा वो आदमी किसको दे रहा है, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो वो अगर इवन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट अ होल्डर बी वैलिड इन द होल्डर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। बोलता है अगर उस वक्त वो होल्डर नहीं भी है मगर जस्ट वक्त उसके लिए वो वसीयत बनाई गई तब तो उसका नाम उसमें लिखा हुआ था ना। ये ट्रांसमिशन की कंडीशन है, भूलना मत। ठीक है, ये पनिशमेंट्स है। फोर्स्ड ट्रांसफर, अगर वो नलीफाई है, इसकी कोई वैल्यू होती नहीं, आप ट्रांसफरर के शेयर्स को उसकी फ्रॉड सिग्नेचर करके कर रहे हो तो डेफिनेटली फोर्स्ड ही होगा। फॉर सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफर बिल्कुल अलाउ नहीं है। जो रियल ओनर है वही ओनर कहलाएगा एंड तक, चाहे गुड फेथ में खरीदो या बैड फेथ में खरीदो, फर्क नहीं पड़ता। तुमको इंडेमनीफाई कर देंगे बाद में। पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर, झूठ बता रहा है, झूठ बता रहा है भाई, तू तो वो आदमी है ही नहीं। डिसिट कर रहा है कि मैं ओनर हूँ किसका, सिक्योरिटी का, किसका, इंटरेस्ट का। मैं ओनर हूँ किसी शेयर वारंट का या शेयर कूपन का, डिविडेंड कूपन का, है ही नहीं तू। अगर तू ऐसा करता है उससे तू कोई सिक्योरिटी हासिल करता है, कोई इंटरेस्ट हासिल करता है, कोई वारंट हासिल करता है, कोई कूपन हासिल करता है, कुछ भी रिसीव करता है या अटेम्प्ट टू रिसीव करने की कोशिश करता है, कोई भी पैसा तेरे को मिलता है तो पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट विच नॉर्मल कम से कम 1 साल जाएगा भाई तो अंदर, एक्सटेंड टू 3 years। और फाइन होगा 1 लाख रुपए, एक्सटेंड टू 5 लाख। कंपनी ने अगर रिफ्यूज कर दिया हम आपको शेयर्स नहीं ट्रांसफर करने देंगे, रिफ्यूजल है भाई, रिफ्यूजल है। और प्राइवेट कंपनी तो वैसे भी रिस्ट्रिक्ट कर देती है शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी को, तो वो तो भूल जाओ। वो मगर एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो रीजनेबल होता है, आप कभी कभी ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, वो कंपनी के बेनिफिट के लिए होता है। इसको तो मैं यहीं से पढ़ा देता हूँ आपको, रुको ये तो खत्म हो जाएगा। आपने कंपनी के पास में बोला मेरे को शेयर ट्रांसफर करने, कंपनी ने ध्यान देना, प्राइवेट कंपनी ने अगर मना कर दी तो भाई तुम मेरे को बताओगे ना अगले 30 दिन में कि तुमने क्यों मना किया। अगर तुमने मुझे 30 दिन में बताया और अगर मैं तुमसे सहमत नहीं हुआ तो मैं अगले 30 दिन में किसके पास जाऊंगा, ट्रिब्यूनल के पास। और अगर तुमने मुझे 30 दिन में जवाब ही नहीं दिया तो मुझे बोलो 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 और 30 दिन मिलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं 60 दिन। है ना, ये प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी ने अगर आपको रीजन दे दी तो अच्छी बात है, बट अगर आपको बिना रीजन के रिफ्यूज कर दी शेयर ट्रांसफर करने से, ध्यान देना, रीजन के साथ अगर रीजन दे दी, बता दी, तो अगले 60 दिन में। और अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो जो 30 दिन में उन्होंने जवाब नहीं दिया उसके बाद अगले 60 दिन तो मिलेंगे। लॉजिक समझ रहा है क्या,
अगर उन्होंने नोटिस दिया तो ये 60 में ये 30 ऑलरेडी इंक्लूड है। फिर अगर उन्होंने नोटिस नहीं दिया तो ये 60 में ये 30 इंक्लूड, बोलो ना रे बाबा, नहीं है ना, ये मतलब 60 अलग से एक्स्ट्रा मिल रहा है। टोटल कितने हो गए? 90 दिन हो गए। नोटिस मिलने पर 60, 30 ऑलरेडी इंक्लूड है, नोटिस ना मिलने पर 90, 30 ऑलरेडी इंक्लूड है तो 60, 90। नोटिस मिलने पर 30, नोटिस ना मिलने पर 60, ऊपर के 30 भी आएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद में ये किसके पास गए आप लोग? हम लोग गए सर ये ट्रिब्यूनल के पास में। उन्होंने ऑर्डर पास किया तो अगले 10 दिन में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा और रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा रजिस्टर में। कंपनी के खिलाफ हो रहा है सब यहाँ। रेक्टिफिकेशन और रजिस्टर ऑफ मेंबर 59। अगर कोई एग्रीव्ड मेंबर है, अगर उसका नाम बिना किसी वजह से आपने कहाँ डाल दिया? रजिस्टर ऑफ मेंबर में। ठीक है, डाल दिया था पर आप फिर बाद में ओमिट कर दिया आपने, या आप उसके नाम डालने में नेसेसरी डिले कर रहे हो, गलत कर रहे हो यार, ऐसा मत करो। या बेचारा आगे जाके वो सीज कर दिया आपने उसके नाम को, तो वो जो भी एग्रीव पर्सन है या जो मेंबर है कंपनी की वजह से, वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, वही कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास जाएगा, या है ना, जो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, खिलाफ करेगा, कंप्लेंट करेगा आपके खिलाफ। और ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा? भैया या तो मैं तुम्हारी अपील को डिसमिस करता हूँ या मैं ट्रांसफर और ट्रांसमिशन अलाउ करता हूँ। कितने के अंदर? 10 दिन के अंदर। मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया। और आप जो जो भी आपके रजिस्ट्रेशन है, जो भी आपकी डिटेलिंग है, उसमें रेक्टिफिकेशन करिए, सुधार लाइए और डेमेजेस पे करिए। अल्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं कितने मिनट का वीडियो बन गया है। 36 मिनट मात्र। ऑथोराइज शेयर कैपिटल मिनिमम इतने, इतना तो कैपिटल, मैक्सिमम इतना कैपिटल तो मैं इशू कर ही लूंगा। इसको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं मेमोरेंडम को चेंज करके। कॉल्ड अप जितना पैसा कंपनी ने बुलाया पेमेंट के लिए। 61 क्या बोल रहा है? 61 क्या बोलने की कोशिश कर रहा है भाई लोग? 61 सर बोलने की कोशिश कर रहा है कि कंपनी है, किधर गया, आ जा, एक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, उसको अपने शेयर कैपिटल को अगर इंक्रीज करना है, बोलो, अगर उसको इंक्रीज करना है तो पहले तो भैया उसका जिक्र कहाँ होना चाहिए तुम्हारे आर्टिकल में, कि तुम अपने ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना चाह रहे हो। ठीक है सर, कैसे आदमी करता है अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को? कैसे चेंज करता है? कंसोलिडेट करके। कैसे? 10 रुपए के शेयर को 5 रुपए कर दो तो 2 शेयर हो जाएंगे 5-5 रुपए के। 10 रुपए के शेयर को, ध्यान देना, उसकी कीमत 20 रुपए कर दो तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। डिवाइड कर दो, शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर दो, स्टॉक को शेयर्स में कर दो, लिखा। पर उससे वोटिंग परसेंटेज में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिविडेंड तो उतना ही मिलता है आपको। कन्वर्ट कर दो काय में? स्टॉक में। स्टॉक को कन्वर्ट कर दो वापस से शेयर्स में। सब डिवाइड कर दो शेयर्स को छोटे छोटे से अमाउंट में, है ना, स्मॉलर अमाउंट जो फिक्स किया था मेमोरेंडम ने। ठीक है, बिल्कुल सर। या शेयर्स को कैंसिल कर दो। अगर आप ये सब कर रहे हो, अगर आप ये सब कर रहे हो तो इसे क्या बोलते हैं? अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। कंसोलिडेट का मतलब होता है मिक्स कर देना, छोटे में बड़े में, बड़े में छोटे में। फेस वैल्यू कम होगी तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे, फेस वैल्यू बढ़ेगी तो नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे। और इसका जिक्र आपको बोलो 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। ये 5 कंडीशन बोलना मत, या तो शेयर्स को आपने कैंसिल कर दिया या वापस ले लिया। ठीक है भैया, तो आपका जो शेयर कैपिटल है वो तो कम ही हो जाएगा ना मार्केट से। या कोई शेयर खरीदना चाह रहा था, आपने एग्री नहीं किया कि नहीं 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 बेचना है आपको। फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, राइट इशू। राइट इशू को बोलते हैं प्रीएम्प्टिव। अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दोबारा शेयर खरीदने का अधिकार कंपनी देती है। ये नॉन डाइल्यूटिव है, इसमें ओनरशिप का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी फर्दर इशू देखते हैं कुछ लिखा है क्या। और फिर कंपनी अगर अपने शेयर कैपिटल को बढ़ाना चाहती है तो वो ये राइट इशू करके कर सकती है। इसको जो लोग ऑलरेडी उस वक्त कंपनी के मेंबर है, किस प्रपोर्शन में? उनके पेड अप शेयर कैपिटल के प्रपोर्शन में। क्या बेच कर? लेटर ऑफ ऑफर, बिल्कुल सर। जो लेटर ऑफर शेल बी मेड बाय नोटिस के थ्रू भेज दो, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स का जिक्र रहेगा, लिमिट रहेगी ऑफ टाइम नॉट लेस देन 15 डेज। कम से कम 15 दिन का टाइम दो भैया। मिनिमम 15 और मैक्सिमम 30 दिन का आपको उनको टाइम देना पड़ेगा ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो उसे डिक्लाइन माना जाएगा। ठीक है, आपके पास एक और राइट होगा,
अगर आर्टिकल में लिखा हुआ होगा तो राइट टू अनाउंस, आप नहीं ले रहे हो तो आप किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हो। टाइम खत्म हो गया अगर वो 15 से 30 दिन का लिखा है ना, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस, है ना, या रिसिप्ट ऑफ अर्लियर इंटीमेशन फ्रॉम द पर्सन, या जल्दी आपको जवाब मिल गया, 15 दिन से पहले मिल गया जवाब, such notice is given that he declined to accept the offer. The board of director may dispose of them in such manner which is not disadvantage to the shareholder and the company. तो बोलता है अगर जल्दी भी जवाब आ गया या थोड़ा 30 दिन बाद भी जवाब मिल रहा है, ठीक है दे दो, बट इनके लिए डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। ईसॉप, अगर आपको एम्प्लॉयज को शेयर बांटने तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों देते हो, कैश और अदर देन कैश कंसिडरेशन, इन कितने रुपए में बांटना है, इसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई जाती है, सबमिट किया जाता है उसको, ठीक है। बिल्कुल सर, एम्प्लॉयज मतलब कौन सर जी, एम्प्लॉय में डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, कौन सी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कंपनी, इनको ऑफर दिया जा रहा है कि आप बेनिफिट लीजिए, राइट टू परचेस करिए शेयर्स को एट डिस्काउंट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, फ्यूचर में खरीदना है। एम्प्लॉय मतलब क्या, परमानेंट एम्प्लॉय जो इंडिया में काम कर रहा है या इंडिया के बाहर काम कर रहा है, डायरेक्टर जो होल टाइम डायरेक्टर है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसको हटा दो क्योंकि सीजी ने अपॉइंट किया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एम्प्लॉय डिफाइंड है क्लॉज ए और क्लॉज बी में, जो सब्सिडरी कंपनी का है इंडिया में, आउटसाइड इंडिया होल्डिंग कंपनी का है, बट दैट डज नॉट इंक्लूड, वो एम्प्लॉय हु इज अ प्रमोटर या प्रमोटर से रिलेटेड कोई आदमी है, इसको क्यों एम्प्लॉय मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे सर, बिल्कुल नहीं मानेंगे। इन लोगों को एम्प्लॉय की श्रेणी में लिया नहीं जाएगा। या बोल रहा है एक डायरेक्टर जो खुद या उसके रिलेटिव के थ्रू या किसी बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू डायरेक्टली डायरेक्टली है 10% से ज्यादा की इक्विटी शेयर अगर उसके पास में, तो उसे भी एम्प्लॉय माना नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट है बहुत। एम्प्लॉय पूछ सकता है एम्प्लॉय कौन होगा, बोलना मत, ठीक है। अभी क्या बोलेंगे भैया, कंपनी को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है डिस्क्लोजर्स में, क्यों क्यों जरूरत पड़ रही है आपको ईसॉप की, ठीक है। और ये जो ऑप्शंस आप किसको दे रहे हो, कौन सी स्कीम में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में, ठीक है। मिनिमम पीरियड कितना दोगे उनको शेयर खरीदने के लिए, 1 साल आपने दिया, और वो कब उसको ले सकते हैं, ठीक है। इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। लॉकिंग पीरियड डिसाइड कर सकती है कंपनी कितना देना, जैसे स्वेट इक्विटी में 3 साल था, वो भी इसी स्कीम का पार्ट है। बोलता है एम्प्लॉय शॉल नॉट हैव राइट टू रिसीव एनी डिविडेंड और वोट इन एनी मैटर एंजॉय द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट टू द शेयर्स आर, तुमको जब तक कि तुम उस एक्सरसाइज ऑप्शन को यूज नहीं करोगे तब तक तुमको कुछ नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट तो करो तुम, तुमको मिला है किसी और को ट्रांसफर मत करना, तुमको मिला है गिरवी मत रख देना कहीं पर, मॉर्गेज मत कर देना, ठीक है। नो पर्सन अदर देन एम्प्लॉयज टू होम, इसके अलावा मुझे तो तुम्हारे घर का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी डेथ हो जाती है एम्प्लॉयमेंट पे, तुम्हारे जो भी ऑप्शंस थे वो लीगल हायर और लीगल नॉमिनी को चले जाएंगे। अगर कोई परमानेंट इनकेपेसिटी हो गई, तुम्हारी परमानेंटली हाथ टूट गए, पैर टूट गए, तुम कोमा में चले गए, तो ये जो भी उस वक्त लिखा है ना, ऑप्शन ग्रांटेड टू हिम एज ऑन द डेट ऑफ परमानेंट इनकेपेसिटेशन शेल वेस्ट इन, उसी को मिल जाएंगे, तुरंत उसको मिल दिए जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे उसका। और अगर उसने रेजिग्नेशन दे दिया, टर्मिनेशन हो गया, निकाल दिया गया, तो ऑल ऑप्शंस नॉट वेस्टेड इन द एम्प्लॉयज एंड नोटिस शैल एक्सपायर, जो भी उसने ऑप्शंस को एक्सेप्ट नहीं किया था वो तुरंत एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है। नोटिस दो, स्पेच करो रजिस्टर पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, इसको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना भाई, एग्री करते हो कि नहीं, 3 दिन का टाइम देना पड़ेगा आपको उनको, ठीक है। आगे कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, ये आप पढ़ लेंगे, कन्वर्जन जो है ये आप पढ़ लेंगे, ये आपका काम है, ये आप पढ़ लेंगे। ये जितने भी टॉपिक अभी नीचे आ रहे हैं, मैं बोनस में आ जाता हूँ डायरेक्ट, आप पढ़ लेना मगर छोड़ना मत, रिवीजन में कवर कर लेना। बोनस इशू फ्री में दिया, फुल्ली पेड अप, कहाँ से दोगे इसका पैसा सर, 63(1) बहुत इजी सेक्शन है। प्री रिजर्व से बांटेंगे जो हमारा प्रॉफिट का हिस्सा है, सिक्योरिटी प्रीमियम, और बोल रहा है या तो वो दोनों से देंगे या इससे देंगे, इससे क्यों देंगे यार, बेवकूफी है, देना नहीं चाहिए उससे, तो वो तो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए बना के रखा हुआ आप लोगों ने। बोलता है नो इशू ऑफ बोनस शेयर्स शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजर, रिजर्व मत यूज करो ना, अपने एसेट्स बेचकर मत देना, एसेट्स बेचकर, ठीक है। रिवॉल्यूशन का मतलब वही होता है, यहाँ से दो, यहाँ से दो, फिर यहाँ पर और लिखा हुआ है, और यहाँ से तो मत ही दो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 63 बोल रहा है नो कंपनी, तुम जब तक के तुम बोनस इश्यू नहीं करोगे अपने प्रॉफिट से या अपने रिजर्व से, जब तक आर्टिकल में ना लिखा हो, जब तक जो रिकमेंडेशन है बोर्ड ना दी हो, जब तक ऑथराइजेशन ना हो जनरल मीटिंग में, अगर कंपनी ने किसी प्रकार का डिफॉल्ट किया किसको लेके, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट किसको लेके भैया, फिक्स डिपॉजिट और डेब्ट सिक्योरिटी को लेके, तब तक आप बोनस इशू नहीं करेंगे। अगर आपने कोई एम्प्लॉयज के ड्यूज नहीं पे किए हैं, जैसे पीएफ होगी, ग्रेजुएटी बोनस होगी, तब तक वो नहीं पे करोगे आप बोनस इशू नहीं करोगे। अगर कोई अलॉटमेंट का अमाउंट है, पहले अलॉटमेंट का अमाउंट तो पे करो भैया, है ना, तो वो बोलो पार्टली पेड अप शेयर है तो पहले उसको फुल्ली पेड अप बनाओ, नहीं तो बोनस इशू नहीं करोगे। डिविडेंड के बिहाफ में नहीं देना है, उसके साथ देना है। अभी देना जब आर्टिकल में लिखा होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा शेयर होल्डर के पास में, ठीक है। कैश वैश नहीं लेना है, फ्री में होगा, ठीक है। ठीक है भैया, प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके मत दो, एसेट्स मत बेचो ना, अपने एसेट्स क्यों बेच रहे हो, उसको रिवैल्यूएशन क्यों कर रहे हो, वो मत करो, वहां से मत दो। समझ में आ गया। 64 आप पढ़ लेंगे, पढ़े ही होंगे आप लोगों ने, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ। भी आगे 66 वेरी इंपॉर्टेंट, रिडक्शन। क्या कंपनी अपने एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल को रिडक्शन कर सकती है, तो अगर आप आगे पढ़ने की अपन कोशिश करते हैं। हाँ सर, अगर ट्रिब्यूनल के पास कोई एप्लीकेशन गई है रिडक्शन को लेके, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, उसके लिए आपको रिडक्शन के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो आप रिड्यूस कर रहे हैं ना, अपनी लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं आप बेसिकली, है ना, आप खत्म कर रहे हैं उसे, ठीक है। जो आपको मिला नहीं है, जो मिला नहीं है उसको खत्म कर रहे हो, ठीक है। आइदर विदाउट और विदाउट एक्सचेंज रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी ऑन इट शेयर्स, बोलता है कोई लाइबिलिटी तो है ही नहीं, जो मिला नहीं उसको कैंसिल कर दो, जो घूम चुका है, जिसका कोई हकदार नहीं है उसको कैंसिल करो, ठीक है। और ज्यादा आ गया तो वापस कर दो, जितनी जरूरत नहीं थी। क्लियर है क्या। इसमें आपको मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आप रिड्यूस कर रहे हैं। रिडक्शन नॉट परमिटेड, अगर क्या लिखा है, नो सच रिडक्शन शैल बी मेड इफ द कंपनी इज इन एरियाज ऑफ द रिपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट। साले जब तक तुमने इनका पैसा नहीं दिया ना, पहले इनका पैसा दो फिर रिडक्शन करना, ठीक है। और ट्रिब्यूनल के पास में अगर कोई एप्लीकेशन दी गई है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, रजिस्ट्रार सेबी के पास में, किसके द्वारा, देखो लिखा है क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, उसको कंसिडरेशन में लो, उनके जो भी रीजन है उनको सुनो, ठीक है, और 3 महीने के अंदर जवाब दो। और अगर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया किसकी तरफ से, इन लोगों की तरफ से, तो मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं रिडक्शन को लेके, किस किसकी तरफ से आ सकता है ऑब्जेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार, सेबी, या बोलो, या क्रेडिटर की तरफ से। तो सुनो, 3 महीने लो, 3 महीने में जवाब दो। और अगर उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं आया तो खत्म हो गई बात, कर दो फिर आप जो करना चाह रहे थे। बोलता है ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, बोलता है अगर आप सेटिस्फाइड हो गए डेब्ट को लेके, क्लेम को लेके, किसके, क्रेडिटर या, है ना, ऑफ द कंपनी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा भैया, क्या लिखा है, सेटिस्फाइड अगर हो गए, एवरी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी हैज बीन डिस्चार्ज, या तो आप उनके पैसे वापस करिए या डिसाइड करिए कैसे सिक्योरिटी देनी है उनको, अभी रिडक्शन करना शेयर कैपिटल का। और जो भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होगा उसको क्या कर दो, छाप दो, ठीक है। ट्रिब्यूनल का जो भी ऑर्डर होगा उसको छाप दो भाई लोग, पब्लिश कर दो उसको। समझ रहा है क्या, डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट, जो भी ऑर्डर की कॉपी है उसको, ट्रिब्यूनल की, उसमें जो भी चीजें डिटेल लिखी हुई है वो सब होना चाहिए, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स है, अमाउंट ऑफ ई शेयर्स है, वो सब डिटेलिंग उसमें रहनी चाहिए। द अमाउंट जिसमें रजिस्ट्रेशन हुआ पेडअप को लेके, वो सब 30 डे रजिस्ट्रार को आपको देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर, जो ट्रिब्यूनल की आपको कॉपी मिलेगी। बाय बैक में एग्जामेशन है, बाद में पढ़ेंगे अपन लोग। बोलता है क्रेडिटर, बोलता है मेरे को ऑब्जेक्शन है, बट इन्होंने तो मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को ऑब्जेक्शन था इनके रिडक्शन से, बट इन्होंने तो मेरा नाम ही नहीं लिखा लिस्ट में, मेरे को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई रिडक्शन हो भी रहा है ना, तो ये मतलब डिफॉल्ट हो गया ना, ये तो गलत काम कर रहे हो आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोलता जिस वक्त ये कांड किया गया इनके साथ में, तो हर वो व्यक्ति जो उस कंपनी का मेंबर है, उस रिडक्शन के टाइम पर जो ना, वो पेमेंट देगा किसको, क्रेडिटर। हाँ, मगर उतना ही देगा जितना उसको देना था। और अगर कंपनी वाइंड अप हो गई उस वक्त, और ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दी गई है उस क्रेडिटर के द्वारा, और बोला गया कि मुझे इग्नोर किया गया है, तो फिर आपको उस पर्सन की लिस्ट बनानी पड़ेगी, उनको कॉल्स करने पड़ेंगे, उनको पैसे पे करने पड़ेंगे पूरे कॉन्ट्रीब्यूट्स, और जो भी आपके मेंबर्स उनको बोला जाएगा कि आप भी पे करो, ठीक है। किसने दिया वो एप्लीकेशन, इग्नोरेंस को लेके, क्रेडिटर ने।
ये लाइबिलिटीज है, नोइंगली आपने छुपाया किसका नाम, क्रेडिटर का। रिप्रेजेंट किया नेचर अमाउंट कम दिखाया, बेट किया, मिलके साजिश की, कंसील कर लिया आप लोग ने, लाइबल रहेगा। कंपनी को लोन, अपने ही लोगों को लोन दे रही है कि मेरे ही शेयर खरीदो, अलाउ नहीं है, ये तो गलत बात है ना। ठीक है, अपने ही शेयर्स खरीद रहे हो, इसमें रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है और किसके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, क्रेडिटर के, तो ये अलाउ नहीं है। बट इसके एक्सेप्शन हम पढ़ डालेंगे। बायबैक के थ्रू कर सकते हैं। बायबैक बहुत इजी है, अपने ही शेयर्स को वापस से खरीदना, रिटर्निंग मनी टू इन्वेस्टर्स। लास्ट टॉपिक है, कितने घंटे का हो गया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ज्यादा बड़ा नहीं हुआ होगा। चलो इतने मिनट का तो होना ही था, टॉपिक बड़ा है। पावर ऑफ कंपनी 68 क्या बोल रहा है, कंपनी के पास पावर है कि वो अपने शेयर्स को वापस खरीद सकती है मार्केट से। पैसा कहाँ से देगी, फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम या नए वाले शेयर इशू कर दो। ठीक है, जो बायबैक है ना, एनी काइंड ऑफ शेयर्स और एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर। यार तुम सेम पुराने वाले जो सेम इशू शेयर्स है, अगर उसको बायबैक ही करना है तो नए वाले सेम शेयर इशू मत करना, या सेम डिबेंचर्स इशू मत करना। सिक्योरिटी का मतलब क्या होगा इसमें, ये सब भी आ जाएगा, ये सॉप, ये सब चीजें, ठीक है। कंडीशन बोल रहा है बायबैक की, तो पहले तो भैया इसको जिक्र आर्टिकल में होना और आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एग्जामिशन बोल रहा है कहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन जरूरी नहीं है, अगर बायबैक कितना है, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का 10% से कम, 10% या उससे कम, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व का, और वो बायबैक के लिए आपको बोर्ड का रेजोल्यूशन भी काम आ जाएगा। टोटल बायबैक एग्रीगेट में कितना होता है, पेड अप फ्री रिजर्व का 25%। ठीक है, एक साल में, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25% से ज्यादा। ठीक है, उसके बाद रेशियो ऑफ एग्रीगेट कंपनी के ऊपर जो टोटल डेट्स है ना आफ्टर बायबैक इज नॉट मोर देन ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब आपने बायबैक कर लिया, बायबैक कर लिया ना, आपने पैसा वापस कर दिया, आपके पास जो डेट होनी चाहिए उसके बाद में वो दो गुने से कम होना चाहिए, है ना। डेप्ट, हाँ वो ठीक है, वो तो 3:1 होता है कुछ कंपनियों के लिए, डेप्ट रेशियो होता है। फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम, बिल्कुल है ही ना, वहीं से तो आया है वो, और उन्हीं लोगों को खरीदना जो फुल्ली पेड अप है। ठीक है, उन्हीं शेयर्स को खरीदना जो लिस्टेड थे। ठीक है, बोलता है अभी रिसेंटली अगर तुमने बायबैक किया है तो दोबारा बायबैक नहीं कर सकते उसी साल में, एक साल खत्म तो हो जान दो। प्रोसीजर पूछ सकता है 68(3) में, प्रोसीजर पूछ सकता है 68(3) में, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया आपने, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा क्यों और काहे को, तो कंप्लीट डिस्क्लोजर, मटेरियल फैक्ट की क्यों नेसेसिटी है, किन को खरीद रहे हो, कहाँ से लाओगे अमाउंट, और कितने दिन में ये कंप्लीट होगा। ठीक है, 12 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है तब और बोर्ड रेजोल्यूशन है तब भी, दोनों है ना, अपने पढ़े थे। हु सिक्योरिटीज आर टू बी परचेस, किससे खरीदने वाले हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, सबसे सब पूरे नहीं खरीदो, हो सकता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे खरीदो, शेयर मार्केट से खरीद लोगे या अपने एम्प्लॉय से खरीद लोगे इस शॉप में। बट आपको ये भी पता नहीं पड़ेगी कि भैया हम कुछ कांड नहीं कर रहे हैं, आपको सॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगले एक साल तक हम जिंदा है, हमारी कंपनी बंद होने वाली नहीं है, बायबैक करने के बाद में भी एफिडेविट देना पड़ेगा आपको। कंपनी कैपेबल है अपनी लाइबिलिटी चुकाने के लिए, हम जो पैसा उनको दे रहे हैं वो अपनी लाइबिलिटी से नहीं दे रहे हैं, लाइबिलिटी के अलावा दे रहे हैं। एक साल तक बायबैक करने के एक साल बाद तक हम जिंदा है, डिक्लेयर, और दो डायरेक्टर की साइन रहेगी उस डिक्लेरेशन पे, उसमें से एक आदमी एमडी होना। बोलता है अगर सेबी के पास, बोलता है नो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी शेल बी फाइल विद सेबी बाय कंपनी होस्ट शेयर, जिनके शेयर लिस्टेड नहीं उनके सब फाइल करने की जरूरत नहीं है। जो सिक्योरिटी वापस खरीदोगे उसको जला देना, डिस्ट्रॉय कर देना, वापस उसको रीइशू मत करना। कूलिंग पीरियड, क्या है कूलिंग पीरियड भैया, मेरा कंपनी कंप्लीट सा बायबैक, आपने कंप्लीट कर दिया बायबैक को या अदर सिक्योरिटीज को, तो फर्दर मत करना भाई, दोबारा अलॉटमेंट सेम सिक्योरिटीज और ऑफर्स अगले 6 महीने तक, ना किसी बोनस के रूप में करना, ना किसी के और तरीके से करना, ना कन्वर्जन के रूप में, ना ईसॉप में रूप में, ना सिक्योरिटी, अगले 6 महीने तक तो मत ही करना। ठीक है, रजिस्टर ऑफ बायबैक आपको मेंटेन करना है, बिल्कुल करना है, किस किसके शेयर खरीदे, किस किसके डिस्ट्रॉय किए, तो आपके पास होना चाहिए कैंसिलेशन की डेट के साथ में, कैसे बर्बाद किया उसको, फिजिकली डिस्ट्रॉय किया, एक्सटिंग्विश किया, जलाया कि फाड़ा, जो भी होगा, और उसकी डिटेल आपको 68(10) में रजिस्टर को देनी पड़ेगी 30 दिन के अंदर, बायबैक करने के 30 दिन के अंदर। अब बोल रहा है नो रिटर्न कैन बी शायद विद सेबी, अगर लिस्टेड कंपनी है, नॉट लिस्टेड है तो उसके लिए भी आपको सेबी को बताने की जरूरत नहीं है, अगर लिस्टेड है तो सेबी को बताना पड़ेगा, बाकी पेनल्टी है, और ये आप लोग पढ़ लेंगे। और ये प्रोहिबिशन है, कौन सी कंपनियां जो है किस कंडीशन में प्रोहिबिशन है, ये वाला आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, सीआरआर वाला, नो कंपनी शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेज ओन शेयर,
किसी सब्सिडरी के थ्रू, इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू, ग्रुप इन्वेस्टमेंट के थ्रू, पूछ सकते हैं आपसे ना। इफ अ डिफॉल्ट इज मेड बाय द कंपनी इन रीपेमेंट, अगर कंपनी ने रीपेमेंट इनके रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट की है तो आप बायबैक नहीं कर सकते। डिबेंचर्स, डिपॉजिट होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट, इनके डिविडेंड्स को लेके, पेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट को लेके, रिसिप्ट को लेके, ठीक है। डिबेंचर वाले में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, ध्यान से पढ़ के जाना उसमें, डीआरआर को लेके स्पेशली, डीआरआर और डिबेंचर ट्रस्ट डीड, डीआरआर और डिबेंचर ट्रस्ट डीड याद से पढ़ के जाएंगे। ओके, चलो बाय।